सो हेलो एवरीवन। स्पोर्ट्स वाला सर आपके लिए लेकर आए हैं फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN यूनिट 4 ऑफ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। सो देरी ना करते हुए देख लेते हैं इनसाइड द चैप्टर क्या क्या है, चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। CWSN का मतलब है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको प्रोमोट करती है, जिसमें स्पेशल ओलंपिक है, पैरालंपिक है, डेफ ओलंपिक्स है। देन सेकेंड टॉपिक इसके अंदर है डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, कैसे हम CWSN को डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स, उसकी नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन क्या है। और उसके बाद जो टॉपिक आता है वो है एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स एंड द स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। सो वन बाय वन हम सारे टॉपिक को देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है क्या, पैरालंपिक मूवमेंट। तो पैरालंपिक मूवमेंट की बात करूँ तो फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वेर हेल्ड इन रोम, सबसे पहले रोम में स्टार्ट हुआ था, और इसको याद रखने की जरूरत है 1960 में, MCQ में क्वेश्चन आ सकता है। एंड फीचर्ड 400 एथलीट्स फ्रॉम 23 कंट्रीज। 1976 स्वीडन में जो है सो पहली बार पैरालंपिक विंटर गेम्स हुआ था। उसके बाद से दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट इन द वर्ल्ड आफ्टर ओलंपिक्स। ओलंपिक के बाद सेकेंड लार्जेस्ट स्पोर्टिंग इवेंट पैरालंपिक मूवमेंट है। एंड सिंस द समर ओलंपिक गेम्स इन सियोल कोरिया इन 1988 और विंटर ओलंपिक गेम्स जो एल्बर्टवाइल फ्रांस में 1992 में हुई थी, उसके बाद से जो है सो पैरालंपिक गेम्स और ओलंपिक गेम्स दोनों एक साथ एक ही सिटी में होने लगी है। IPC एंड IOC, IPC इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी एंड IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया कि जहाँ पे ओलंपिक होगी उसी सिटी या उसी कंट्री में जो है सो पैरालंपिक भी हुआ करेगी। अगर पैरालंपिक मूवमेंट की मैं आपसे बात करूँ तो पैरालंपिक की जो मोटो है वो स्पिरिट इन मोशन है। ये इमेज देख लीजिए आप, ये इमेज कुछ ऐसा होता है, पैरालंपिक का जो सिंबल है जिसको हम बोलते हैं, तो वो ऐसा एक इमेज होता है जिसमें जो है सो 3 कलर्स होती है, रेड, ब्लू एंड ग्रीन कलर होती है उसके, जो मोटो जो सिंबल है उसका। और उसमें जो है सो कलर आर इन द शेप ऑफ एन एजिटो। एजिटो का मीनिंग होता है आई मूव, इट्स अ लैटिन वर्ड जिसका मीनिंग होता है मूव। और 3 एजिटोस सर्कल अ सेंट्रल पॉइंट, एक 3 एजिटोस जो है सो एक सर्कल पॉइंट पे जो है सो मूव करते हैं, सो सिंबलाइज करते हैं, जिसका मीनिंग होता है एथलीट्स आर कमिंग फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द ग्लोब। हर पार्ट ऑफ द ग्लोब से जो है सो एथलीट्स यहाँ पे आते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो पैरालंपिक मूवमेंट में अगर मैं आगे बताऊं आपको तो IPC इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जो है सो 10 डिसेबिलिटी कैटेगरीज में डिवाइड होती है, और एथलीट्स को जो है सो डिवाइड करते हैं उनके कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कि उनके कितनी लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट है, यानी उनके अंदर कितनी इम्पेयरमेंट है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इम्पेयर्ड इनसाइड देम। विंटर एंड समर दोनों गेम्स होती है। 22 स्पोर्ट्स होती है पैरालंपिक समर गेम्स में, एंड 5 स्पोर्ट्स होती है पैरालंपिक विंटर गेम्स में। और इन स्पोर्ट्स में डिफरेंट स्पोर्ट्स में जो है सो डिफरेंट इवेंट कंडक्ट की जाती है। नेक्स्ट अगर मैं आपको स्पेशल ओलंपिक की बात करूँ तो स्पेशल ओलंपिक जो है सो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्व करती है किसके लिए, एथलीट्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, जिनको मेंटली प्रॉब्लम होती है, मेंटली रिटार्डेड पर्सन होते हैं, उनके लिए स्पेशल ओलंपिक भारत होती है। और स्पेशल ओलंपिक जो है सो एक कैटलिस्ट है, ये जो है सो एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, किसके लिए, लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन एडल्ट जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है और मेंटली रिटायर्ड पर्सन है, उनके लिए जो है सो ये कैटलिस्ट का वर्क करती है। इट वर्क्स एज एन कैटलिस्ट उनकी लाइफ को चेंज करने के लिए, बिकॉज मेंटली चैलेंज पीपल को, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले पीपल को हमेशा दूर रखा जाता है। स्टार्ट किसने किया था इसको, यूइंस कैनेडी रिवर, सिस्टर ऑफ कैनेडी, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे कैनेडी, उनकी सिस्टर यूइंस कैनेडी रिवर ने इसको पहली बार स्टार्ट किया था। देन नेक्स्ट वन इज डेफ ओलंपिक्स। डेफ ओलंपिक को डेफ ओलंपियाड भी बोला जाता है। इसको पहले जो है सो वर्ल्ड गेम्स फॉर द डीफ के नाम से जाना जाता था, इंटरनेशनल गेम्स फॉर द डीफ उसके बाद इसका नाम पड़ा, और फिर लास्ट में जो है सो डेफ ओलंपिक के नाम से जाना जाने लगा। और ये एक सीरीज ऑफ मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट होती है, इसमें बहुत सारी स्पोर्टिंग इवेंट होती है। सेंसर्ड बाय IOC, इसको IOC ने अप्रूव किया हुआ है। एट विच डीफ एथलीट्स कम्पीट एट एन एलाइट लेवल अनलाइक द एथलीट्स इन अदर IOC सेंसर्ड इवेंट्स। जैसे IOC अदर इवेंट्स को सेंसन करती है, वैसे डेफ ओलंपिक को भी सेंसन किया हुआ है, और उसमें भी डिफरेंट इवेंट्स होती है। इसमें अलग क्या होता है सिर्फ कि एथलीट्स कैन नॉट बी गाइडेड बाय साउंड्स, यहाँ पे साउंड्स का कोई रोल नहीं होता है, जैसे पिस्टल हो गया, बुल हॉर्न हो गया, कमांड्स और रेफरी विसल्स, ये सब चीज़ों का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं होता है। द गेम्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कमिटी इंटरनेशनल डी स्पोर्ट्स शॉर्ट्स CISS, द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ सिंस इवेंट इन 1924 में पहली बार डेफ ओलंपिक हुआ था। ये MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, इस डेट को याद कर लेना। और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डीफ जो है सो इसकी मैनेजिंग बॉडी है जो इसको मैनेज करती है।
नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स। कैसे डिवीजन किया जाता है, कैसे क्लासीफाई किया जाता है एथलीट्स को स्पोर्ट्स में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पैरालंपिक जो है सो जनरली 3 और 4 स्टेप्स में होता है। कैसे होती है, सबसे पहले उसका मेडिकल असेसमेंट होता है। मेडिकल असेसमेंट होने के बाद उनका फंक्शनल असेसमेंट होता है। जो फंक्शनल असेसमेंट होता है उसमें 2 पार्ट होती है। पहली पार्ट में उनको ऑब्जर्व किया जाता है कहाँ पे, जब वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और दूसरी पार्ट में जब उनका कॉम्पिटिशन होता है। तो बहुत सारे पीपल इन्वॉल्व होते हैं इनके जजमेंट में, इनके क्लासिफिकेशन में कि कैसे क्लासीफाई करना है। सच एज इंडिविजुअल क्लासीफायर्स है, मेडिकल क्लासीफायर्स होते हैं, टेक्निकल क्लासीफायर्स होते हैं, चीफ क्लासीफायर होता है। इन सब का एक हेड होता है जिसे हेड क्लासीफायर बोला जाता है। और ये सारे क्लासिफिकेशन पैनल जो है सो एक कमेटी फॉर्म करती है और वो डिसाइड करती है कि उस एथलीट को कौन से इम्पेयरमेंट पे या कौन से डिविजनिंग में डालना है, डिपेंडिंग अपॉन द डिसेबिलिटी ऑफ दैट पर्सन। अब कैसे डिवाइड करते हैं उनको, क्लासिफिकेशन जो होती है उनकी वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में होती है, डिफरेंट कैटेगरीज में होती है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल इम्पेयरमेंट होता है, जिनको फिजिकल इम्पेयरमेंट है। 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल इम्पेयर्ड होती है, जिसमें कि पैसिव रेंज ऑफ मूवमेंट है, किसी को जो है सो मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है, उनका जो सिस्टमेटिक वे में जैसा मूव होना चाहिए बॉडी का वो नहीं हो पा रहा है। आर्थराइटिस को इससे रिमूव किया जाता है। देन है लॉस ऑफ लिम्ब और लिम्ब डेफिशिएंसी। अगर किसी को पार्शियल एब्सेंस ऑफ बोन्स ऑफ जॉइंट्स है, पार्शियल टोटल लॉस ड्यू टू इलनेस ट्रॉमा, किसी का हैंड्स नहीं है, लेग्स नहीं है, तो उनको जो है सो एक अलग कैटेगरी में डाला जाता है। देन वी हैव लेग लेंथ डिफरेंस। अगर किसी की लेग लेंथ में डिफरेंस है, किसी का एक पाँव छोटा बड़ा है, और उसके लिए एक अलग कैटेगरी बनाई जाती है। देन शॉर्ट स्टैचर है, जिनकी जो है सो हाइट कम रहती है, तो उन लोगों के लिए जो है सो एक अलग कैटेगरी बनाई जाती है। देन है हाइपरटोनिया। हाइपरटोनिया जो है सो एबनॉर्मल इंक्रीज इन मसल टेंशन एंड रिड्यूस एबिलिटी ऑफ अ मसल टू स्ट्रेच। अगर किसी की जो मसल टेंशन है उसमें जो है सो एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाती है और जो है सो उनकी मसल की स्ट्रेच रिड्यूस हो जाती है, तो उनके लिए एक अलग कैटेगरी बनाई जाती है। हाइपरटोनिया जो है सो इंजरी की वजह से हो सकती है, डिजीज की किसी की वजह से हो सकती है, या सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कभी जो है सो प्रॉब्लम हुई तो उसकी वजह से भी हो सकता है। देन एटेक्सिया है। एटेक्सिया इम्पेयरमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल मूवमेंट। अगर मसल मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं है उसके अंदर, उसको एटेक्सिया बोलते हैं, उनके लिए अलग कैटेगरी होती है। देन एथेटोसिस है। ये जनरली कैरेक्टर में अनबैलेंस्ड इनवॉलंटरी मूवमेंट एंड डिफिकल्टी मेंटेनिंग अ सिमेट्रिकल पोस्चर। अगर कोई सिमेट्रिकल पोस्चर बॉडी की नहीं मेंटेन कर पा रहा है, उनकी अनबैलेंस्ड बॉडी है, इनवॉलंटरी मूवमेंट जो है सो पॉसिबल नहीं हो पा रही है, मुश्किल से हो रही है, तो उनके लिए फिर एक अलग कैटेगरी बनाई जाती है। तो इस तरीक़ों से जो है सो हम पैरालंपिक में डिविजनिंग करते हैं एथलीट की, डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी और इम्पेयरमेंट और परसेंटेज ऑफ इम्पेयरमेंट इन दैट एथलीट। उसके बाद अगर स्पेशल ओलंपिक की बात करूं तो स्पेशल ओलंपिक में जो है सो कैसे डिवाइड करते हैं उनको हम, टीम स्पोर्ट्स में अगर होगा तो 15 एंड अंडर एज ग्रुप की एक टीम होती है, 16 टू 21 ईयर्स की एक टीम होती है, और 22 एंड अबव ईयर्स की एक अलग टीम होती है। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करें तो 8 टू 11 ईयर्स का एक एज ग्रुप होता है, 12 टू 15 ईयर्स का एज ग्रुप होता है, 16 टू 21 ईयर्स का एज ग्रुप होता है, 22 से 29 ईयर्स, और 30 एंड अबव। ये सारे एज ग्रुप इंडिविजुअल इवेंट्स में होते हैं। सेकेंड स्टेप आती है जेंडर की। एथलीट्स आर ग्रुप्ड एज पर जेंडर। इन सम सर्कमस्टेंसेस जेंडर में भी कंबाइंड टू। एथलीट्स को जो है सो जेंडर के बेस पे डिवाइड करते हैं, पहले एज के हिसाब से डिवाइड किया, देन जेंडर वाइज मेल फीमेल अलग अलग कर देते हैं। ऐसा हो सकता है कई बार कि जो है सो उनके जो जेंडर है सेम जेंडर भी एक साथ खेल सकते हैं। देन लास्ट में आता है एबिलिटी। फाइनली एथलीट्स इन स्पेशल ओलंपिक आर ग्राउंड grouped according to their skills, abilities, scores which are recorded by committee through preliminary on साइट इवेंट। जब उनका प्रिलिमिनरी राउंड हो रहा होता है उस समय उनकी कितनी एबिलिटी है, आपने डिवाइड तो कर दिया, बट क्या उसकी एबिलिटी है उतनी करने की, तो उसके हिसाब से भी जो है उनको डिवाइड कर दिया जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इंक्लूजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली एग्जाम में आता है ये टॉपिक। इंक्लूजन क्या होता है? इंक्लूजन अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो उन बच्चों को जिनको CWSN है, चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, उनको एक नॉर्मल मॉडल स्कूल में यानी नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ उनका क्लास करवाया जाए, सो दैट दे ऑल्सो फील कि दे आर डीलिंग विद द नॉर्मल पीपल, दे आर लर्निंग विद द नॉर्मल पीपल। दैट इज टर्म्ड एज इंक्लूजन। इंक्लूजन की बात करूँ तो इसमें जो है सो स्पेशल स्कूल और क्लासरूम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है कि जो लोग नॉर्मल होते हैं उनके साथ ही जो है सो उनकी क्लासेस करवाई जाती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रैक्टिसेस वेरीज। ये डिफरेंट डिफरेंट तरह से किया जा सकता है। मोस्टली जो है सो जिनको स्टूडेंट्स विद माइल्ड टू मॉडरेट स्पेशल नीड्स, जिनको माइल्ड से मॉडरेट नीड होती है, उनको जो है सो फुली इंक्लूसिव स्कूल विच आर रेयर डू नॉट सेपरेट जनरल एजुकेशन। उसमें जो है सो अलग नहीं किया जाता, साथ में ही जो है सो जनरल एजुकेशन प्रोग्राम को और स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम को साथ में चलाया जाता है। दिस इज टर्म्ड एज इंक्लूजन। इंक्लूजन मीन्स इंक्लूड करना। तो स्पेशल एजुकेशन वाले बच्चों को जनरल एजुकेशन वाले बच्चों के साथ कॉमनली सिखाना, सब कुछ एक जैसा कराना, दैट इज टर्म्ड एज इंक्लूजन।
इसकी नीड क्या है? इसकी बहुत ज़्यादा नीड है, बिकॉज अगर जो है सो उन बच्चों को हम इंक्लूड करेंगे तो मे बी उनकी जो एजुकेशन है वो अच्छी हो सकती है। दे कैन इनकॉर्पोरेट विद दोज स्टूडेंट्स, सोशलाइज्ड हो सकते हैं। जनरल एजुकेशन में क्या होता है, क्लासरूम में जो है सो बहुत सारे डाइवर्स स्टूडेंट होते हैं, तो वो आराम से उनके साथ रहकर जो है सो एक्सेप्ट करना सीख सकते हैं, यूनिक चीज़ें सीख सकते हैं। इसके लिए जो है सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंक्लूजन का। कुछ बेनिफिट्स की बात करूँ तो फ्रेंडशिप हो सकता है, सोशल स्किल्स हो सकती है, पर्सनल प्रिंसिपल सीख सकते हैं वो। कंफर्ट लेवल जो है सो वो अपना इंक्रीज जो डिक्रीज कर सकते हैं, जो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं कि उनसे नहीं हो सकता, बट नाउ सीइंग टू द नॉर्मल पीपल दे कैन ऑल्सो गेट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। देन केयरिंग क्लासरूम इन्वायरमेंट मिल जाता है उनको, हर तरफ हेल्प करने वाला कोई ना कोई मिल जाता है। नीड क्या क्या है? फॉर सेल्फ एस्टीम, जैसा अगर एक नॉर्मल इंसान है उसके साथ अगर जनरल एजुकेशन में प्रोग्राम चल रही है और स्पेशल एजुकेशन वाला अगर कोई जाता है तो दे बिल्ड देयर सेल्फ एस्टीम, खुद की सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करते हैं, वो सबके सामने खुद को रिप्रेजेंट कर पाते हैं वो। बेटर सोशल स्किल एंड कम्युनिकेशन, उनके अंदर जो है सोशल स्किल अच्छी हो जाती है, कम्युनिकेशनल स्किल बढ़ जाती है उनके अंदर। सेंसिटिविटी लेवल जो है सो इंक्रीज होती है, बिकॉज दे हैव टू रेस्पॉन्ड टू एवरीथिंग व्हेन दे आर सिटिंग इन द जनरल एजुकेशन प्रोग्राम। देन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जब वो दूसरे जनरल एजुकेशन प्रोग्राम के बच्चों के साथ रहते हैं, उनके साथ क्लासेस लेते हैं, उनके साथ क्लासेस अटेंड करते हैं, तो दे एक्चुअली एबल टू कम टू नो कि व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। फॉर बेटर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, दे आर एबल टू नो कि क्या हमारा है, क्या हमारा नहीं है, हम किन किन चीज़ों से जान सकते हैं, अपनी सेंस ऑर्गन्स को कैसे कैसे वर्क करवा सकते हैं, अपने बारे में पता कर सकते हैं। सो दे ऑल कम टू नो व्हेन दे आर विद द जनरल एजुकेशन स्टूडेंट्स। देन हायर एकेडमिक अचीवमेंट, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो लोग नॉर्मल एजुकेशन के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ क्लास लेते हैं, जनरल एजुकेशन प्रोग्राम अटेंड करते हैं, उनकी एकेडमिक भी धीरे धीरे इंप्रूव होने लगती है, एंड मे पॉसिबल कि वो भी एक अच्छे लेवल पे खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन दिस लास्ट टू टॉपिक, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये टॉपिक बहुत ईजी है और समझने लायक है। इसका इजीली फॉर्म क्या है कि इसमें ये समझाया जा रहा है कि अगर जो CWSM के बच्चे हैं अगर वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उनके अंदर क्या इंप्रूवमेंट होगी। तो इसका सिंपल फॉर्मूला यही कि जो इंप्रूवमेंट हमारे अंदर होगी वही इंप्रूवमेंट उनके अंदर भी होगी। यानी एक नॉर्मल स्टूडेंट जो बेनिफिट होगा फिजिकल एक्टिविटी करने से, वही बेनिफिट एक CWSM के भी बच्चे को भी होगा अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज़ को करते हैं तो, जिसमें कि फिजिकल इंप्रूवमेंट्स है, वो अपने फिजिक को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने बॉडी को मे बी डिजीज से फ्री कर सकते हैं, मे बी अपने बॉडी को वर्किंग कंडीशन में कर सकते हैं, मूवमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, उनकी फिजिकल इंप्रूव हो जाएगी। मेंटल इंप्रूवमेंट इन कॉन्फिडेंस एंड वेलबींग, अगर वो नॉर्मली जो है सो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो मेंटल अलर्ट हो जाएंगे, मेंटली उनका जो वर्क प्रोसेस है वो तेज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव हो जाएगा, खुद की वेलबींग को अच्छा कर पाएंगे। देन बिहेवियरल इंप्रूवमेंट इन अटेंशन, रिलेशनशिप एंड एकेडमिक्स, वो जो है सो फिजिकल एक्टिविटी अगर करते हैं तो उनके हार्मोन सिक्रेट होंगे प्रॉपरली वो एक्टिविटीज़ कर पाएंगे, वो अच्छी तरीके से बिहेव करेंगे सबके साथ, बिकॉज दे विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन ग्राउंड ऑल्सो और इन क्लास ऑल्सो। अगर वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो उनका रिलेशनशिप अच्छा होगा, एकेडमिक्स अच्छा हो सकता है, देयर सेल्फ एस्टीम विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज बिकॉज दे विल बी एबल टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। देन सोशल इंटरेक्शन, अभी अगर अगर वो बच्चे भी फिजिकल एक्टिविटी करें, CWSN के जो स्टूडेंट्स हैं वो फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो क्या होगा कि वो सबके सामने खुद को रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे बातें करेंगे, देयर सोशल इंटरेक्शन लेवल विल इंक्रीज, वो लोगों से बातचीत कर पाएंगे, खुद को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। देन मे बी चांसेस कि उनकी जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो ठीक हो जाए। मे बी कई लोगों को बीमारियां होती है, फिट नहीं हो पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, भाग नहीं पाते हैं, तो व्हेन दे लुकिंग आफ्टर ऑल दे कैन स्टार्ट डूइंग दैट, रेगुलर प्रैक्टिस से जो है सो वो अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं। देन कॉग्निटिव बेनिफिट्स है, उनका जो लर्निंग स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाएगा, उनकी जो फटाफट नहीं सीख पाते हैं, जो धीरे धीरे होते हैं, बहुत स्लो लर्नर्स होते हैं, वो सब भी जो है सो धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं। एंड जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अगर स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल करवाना है, यानी उन तक पहुंचाना है, तो आप क्या करोगे? तो फर्स्ट स्टेप इज़ हेल्थ चेकअप। आपको उनकी हेल्थ चेकअप करनी पड़ेगी कि व्हाट आर दे एक्चुअल में, उनके पास कितनी है, क्या प्रॉब्लम है उनको, बॉडी में किस पार्ट में प्रॉब्लम है, फिजिकली कितना फिट है वो, तो ये आपको हेल्थ चेकअप से पता चल जाएगा। सेकंड पार्ट इज इंडिविजुअल नीड, व्हेन यू विल डू हेल्थ चेकअप तो आपको आइडिया आ जाएगा कि इसकी इंडिविजुअल नीड क्या है, बिकॉज एवरी वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, तो हर किसी की इंडिविजुअल नीड्स आपको पता चल जाएगी, एंड उसके अकॉर्डिंग आप उसके लिए जो है सो स्ट्रेटेजी बना पाओगे, उसके लिए आप प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं। देन उसके बाद स्पेशलाइज इक्विपमेंट है, आप जो है सो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट CWSN स्टूडेंट आप उसके लिए स्पेशलाइज इक्विपमेंट डिजाइन कर सकते हो। जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा ब्लाइंड क्रिकेट होती है, उसमें बॉल के अंदर जो है सो घुंघरू जैसा डाला सो दैट द बॉल कैन साउंड।
बास्केटबॉल खेलना है तो व्हील चेयर बास्केटबॉल आ जाती है, तो व्हील चेयर जे स्पेशलाइज इक्विपमेंट इन दैट, तो इस तरीके से आप इक्विपमेंट डिजाइन कर सकते हैं। देन आपको क्या देखना होगा, प्लेइंग इन्वायरमेंट, यानी वो जहाँ खेल रहे हैं, वो जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग चल रही है, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। मीन्स नॉट ओनली दैट मौसम वाला नेचर वाला इन्वायरमेंट, बट ऑल्सो द सराउंडिंग्स, की चारों तरफ कौन से लोग हैं, कोई उनके बारे में उल्टा सीधा बोलने वाला लोग तो नहीं, तो दैट एनवायरनमेंट शुड ऑल्सो बी सीन। देन प्लेइंग रूल्स यू कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, आप उनके हिसाब से जो है सो प्लेइंग रूल को मॉडिफाई कर सकते हैं। देन जो भी एजुकेटर्स उनके लिए होते हैं उनको स्पेशल एजुकेटर बोला जाता है, तो एक नॉर्मल एजुकेटर उनकी क्लास नहीं ले सकता है, स्पेशल एजुकेटर उनकी क्लास लेते हैं। तो आपको जो भी एजुकेटर आप उनके साथ डालने वाले हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी होता है। और लास्ट में सेफ्टी सुपरविजन। सेफ्टी सुपरविजन होता है कि क्योंकि उन लोगों की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू नॉर्मल पीपल, तो एक दो तीन या जितनी मर्जी, जितना ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ हो उसके हिसाब से सेफ्टी सुपरवाइजर्स होते हैं, जो चारों तरफ घूमते रहते हैं, हर तरफ ये देखते रहते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं, इफ़ दे फेल डाउन वो किसको बताएंगे। तो सेफ्टी सुपरवाइजर अगर वो राउंड्स लगाता रहता है, देखता रहता है चारों तरफ, तो उसको ये पता लग जाती है कि इसको प्रॉब्लम है एंड ही नीड्स सम सपोर्ट। सो सेफ्टी सुपरवाइजर जो है सो चाहिए होता है। So this was the chapter number 4, and next we will come on with chapter number 5 very soon. Thank you all of you. If you have any doubts, do comment and ask. We are Sportswala, and we are here to make physical education so easy for you that आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं मार्क्स।